Okay, so now in this video we will discuss on the pile load carrying capacity in compression case. Okay, so how we determine the load carrying capacity of particular pile or pile group, or what is the bearing capacity of a particular found soil when the pile is installed. So this is the general requirement फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ पाइल फाउंडेशन. दो तरह की जनरल रिक्वायरमेंट्स होती है. पहला, पाइल जो है वो सेफ्टी हो अगेंस्ट दी शेयर फेल्यूअर और अगेंस्ट दी सेटलमेंट. ये दोनों क्राइटेरिया हमने बेरिंग कैपेसिटी सेलो फाउंडेशन में भी यूज़ करे थे, है ना. कोई भी फाउंडेशन है वो सॉइल के केस में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो शेयर फेल्यूअर और दूसरा वो सेटलमेंट. इन दोनों क्राइटेरिया को वो फुलफिल करें, ना तो वो फेल हो फाउंडेशन शेयर में और ना ही मतलब फाउंडेशन शेयर में फेल नहीं होगा, सॉइल शेयर में फेल ना हो और उसका एक्सेसिव सेटलमेंट ना हो. दोनों में यदि सेफ है तो वो आपका फाउंडेशन सक्सेसफुल होता है. ठीक है, तो एक तो जनरल क्राइटेरिया. दूसरा, लोड कैपेसिटी ऑफ पाइल कैन बी एस्टिमेटेड. कई मेथड के माध्यम से हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को एस्टिमेट करते हैं. तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला, फिर पाइल लोड टेस्ट, पाइल ड्राइविंग फार्मूला और कोरिलेशन विद पेनिट्रेशन डाटा. मतलब आपने एसपीटी टेस्ट करा, एसपीटी टेस्ट के कुछ कोरिलेशंस से भी हम कोरिलेट करके भी हम बेरिंग कैपेसिटी या लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल की निकाल सकते हैं. पाइल ड्राइविंग के कुछ फार्मूले हैं जिसे हम डायनामिक फार्मूले कह सकते हैं. स्टैटिक पाइल लोड फार्मूले होते हैं जो स्टैटिक लोड हम अप्लाई करते हैं और उनमें कुछ फार्मूलेज हमारे पास एम्पेरिकल रिलेशनशिप अवेलेबल है. और एक है पाइल लोड टेस्ट. ठीक है, तो पाइल लोड टेस्ट मतलब जैसे प्लेट लोड टेस्ट होता है ऐसे ही पाइल लोड टेस्ट होता है. तो इन चारों के माध्यम से, इन चारों मेथड्स का यूज़ करते हुए हम लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल डिटरमाइन कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला. स्टैटिक पाइल लोड फार्मूला क्या होता है? तो सिंगल पाइल लोड कैपेसिटी होती है. ठीक है, मतलब किसी एक पाइल की आपको, मतलब हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक सिंगल पाइल की बात कर रहे हैं. तो सिंगल पाइल की हम कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? तो पाइल लोड कैपेसिटी, व्हेन ए कंप्रेसिव लोड P is applied at the top of the pile will tends to move vertically downward relative to the soil due to this shear and friction develops between the soil and surface of soft. As a result, applied load is distributed as a frictional load along the certain length of pile. क्या है यही चीज़ जो हमने अभी डिस्कस करी कि सबसे पहले तो आपने एक पाइल ली. ठीक है, ठीक है, ये कोई पाइल है, फ्रिक्शन पाइल है. फ्रिक्शन पाइल है मतलब इसका मतलब है कि ये हार्ड स्ट्रेटा तक पाइल हमने वो नहीं करी है, ड्रिवन नहीं करी है, और ये केवल लोड जो है ये फ्रिक्शन के कारण ट्रांसफ़र कर रही है और इसके ऊपर टॉप पे कोई पी लोड लगा है. ठीक है, तो अब पी लोड लगा है और इसमें फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है और इस फ्रिक्शन के कारण ये जो सॉइल है वो, मतलब ये जो पाइल है इसको लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे, ये इस तरह से. अब लोड जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो वैसे वैसे इसका जो फ्रिक्शन जो रेजिस्टेंस है वो एक लिमिट तक बढ़ता जाएगा, है ना. फ्रिक्शन रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फ्रिक्शन मोबिलाइजेशन बढ़ता जाएगा ओवर द लेंथ ऑफ द पाइल. बट बाय डेट टाइम पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस विल बी लेस. लेकिन यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि इसको कुछ भी हार्ड स्ट्रेटा नहीं मिला है, ये अभी भी सॉफ्ट सॉइल में. तो अब क्या होगा, व्हेन द फुल पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस इज मोबिलाइज्ड the friction stress will be dropped to its maximum value, from its maximum value. क्या होगा कि आपका जब आपको फुल पॉइंट बेरिंग रेजिस्टेंस मोबिलाइज्ड हो जाएगा, मतलब मोबिलाइज रेजिस्टेंस तो अभी कम है क्योंकि यहाँ अब एक लिमिट तक ही ये बियर कर सकता है. ठीक है, तो एक लिमिट के बाद ये बियर करना छोड़ देगा. तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में मोबिलाइज्ड हो गया. पहले तो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस मोबिलाइज्ड हुआ, एक लिमिट के बाद उसने लोड जो है वो बेरिंग को ट्रांसफ़र करना चालू करा. अब यहाँ पे एक लिमिट तक जितना इसकी कैपेसिटी थी उतना इसमें फ्रिक्शन उतना रेजिस्टेंस या एंड बेरिंग रेजिस्टेंस डेवलप हुआ और वो स्टॉप हो गया. तो अब जैसे ही ये इंक्रीज हुआ तो वैसे इसका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो था वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा, क्योंकि सॉइल अब क्या कर रही है, सॉइल जो पाइल है वो नीचे की तरफ इनिशिएट ड्रिवन होना चालू कर रही है. ठीक है, तो द मैक्सिमम रेजिस्टेंस मोबिलाइज्ड इज कॉल्ड इज QF एंड द लोड एक्सीडेड Q
द पॉइंट बेरिंग स्टार्ट मोबिलाइजिंग। ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्यू एफ तो आपका हो गया, क्यू एफ मतलब आपका फ्रिक्शन रेजिस्टेंस व्हेन द लोड एक्सीड्स, ठीक है, द पॉइंट बेरिंग मोबिलाइजिंग। द लोड इज नोन एज द पॉइंट लोड एट दिस इज पॉइंट लोड इज गोज इंक्रीजिंग टिल द फेल्यूर अकर इन दी पंचिंग सीयर। ठीक है, अब पंचिंग सीयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? पंचिंग सीयर का मतलब ये हुआ, पंचिंग सीयर फेल्यूर आपने पढ़ा है, मतलब इसको यदि आप समझे इस तरह से इसको देखिए। सबसे पहले तो क्या है कि एक लिमिट तक इसमें फ्रिक्शन जनरेट हुआ। ठीक है, अभी फ्रिक्शन एक लिमिट तक जनरेट हुआ, इस फ्रिक्शन ने सॉइल को जितना भी लोड था उसको ट्रांसफ़र होने से रोका। अब जितनी इसकी कैपेसिटी थी फ्रिक्शन की उतना जनरेट हो गया। अब इसने नीचे यहाँ पर लोड लगाना चालू करा, तो जैसे जैसे ये लोड लगाना चालू करता है इस पॉइंट पे एन बेरिंग पे, उसी तरीके से फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसका रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और एक लिमिट के बाद में फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसका ज़ीरो मतलब कम हो जाएगा और ये सॉइल जो है वो सीयर में फेल हो जाएगी, ये पंचिंग में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो फेलुअर हो रहा है वहाँ तक हम कितनी इसकी कैपेसिटी है वो हमें कैलकुलेट करना है, मतलब कितना लोड ये पाइल ले सकती है विदाउट फेलुअर इन दी पंचिंग। पंचिंग फेलुअर क्या होता है? पंचिंग फेलुअर जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक तरह से नीचे की सॉइल आपकी इस तरह से इस पैटर्न में वर्टिकली धंसती जाए नीचे, तो वो फेलुअर कहलाता है पंचिंग फेलुअर। तो अल्टीमेट पॉइंट लोड क्या हुआ आपका? पी यू। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट लोड, पॉइंट लोड का मतलब वही एंड बेरिंग लोड, कितना है उस फॉइल के पॉइंट ने मैक्सिमम लोड ये बियर करा। एक लिमिट तक ये बियर करेगी, उसके बाद ये नीचे धंसती जाएगी, सॉइल पंचिंग में फेल हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल हम यदि जाने कि कितना लोड हमारा इंक्रीज हुआ, टोटल अल्टीमेट लोड कितना हुआ, तो जितना लोड अल्टीमेट पॉइंट लोड ने बियर करा और जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें मिला क्यू एफ, इन दोनों का जो सम होगा तो वही सम आपका अल्टीमेट लोड होगा। इतना लोड सॉइल आपकी बियर कर सकती है। ठीक है, तो ये आपका क्यू यू, अल्टीमेट लोड विल बी इक्वल टू क्यू पी यू प्लस क्यू एफ। although this is not correct because of the maximum point bearing is developed, friction reduces from the its maximum value। ठीक है, ये आपको भी पता है कि जब हम बेरिंग लोड हमारा बढ़ाते हैं तो बेरिंग लोड बढ़ने के कारण आपका जो फ्रिक्शन लोड है वो जीरो होने लगता है या फिर मिनिमाइज होने लगता है। ठीक है, बट इफ़ क्यू पी यू इज़ ग्रेटर देन क्यू एफ द पाइल इज कॉल्ड पाइल एंड बेरिंग। ठीक है, और इस क्यू एफ इज़ ग्रेटर देन क्यू पी यू, बहुत ज़्यादा ग्रेटर देन है, तो इसे कहते हैं फ्रिक्शन पॉइल। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बार और हम इस थ्योरी को थोड़ा सा समझते हैं ब्रीफ में। देखिए, मैं एक एग्जांपल से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज ये आपका, ठीक है, ये आपका पाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से फ्रिक्शन जनरेट हुआ, आपने कोई लोड लगाया, सपोज स्टार्टिंग में इस पे लोड लगा है, लाइक हम लोड बढ़ाते जा रहे हैं, हमें इसकी बेरिंग कैपेसिटी देखना है, तो हमने सपोज कोई P1 लोड लगाया, P1 कुछ भी होगा 100 kPa का, 100 किलो का, 200 किलो का, 300 किलो का कोई लोड लगाया, तो सारा के सारा लोड पहले तो सबसे पहले तो ये फ्रिक्शन ने ले लिया, क्योंकि मेन टास्क इसका क्या है? फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन बेरिंग, फ्रिक्शन फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले स्क्रीन फ्रिक्शन जनरेट होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि क्योंकि ये पॉइंट पे रुका हुआ नहीं है, आपका हार्ड स्टेटा यहाँ पर है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले सॉइल आपकी ये पाइल जो है वो फ्लोटिंग है, तो फ्लोटिंग होने के कारण सारा के सारा लोड जो बियर करेगा वो पाइल फ्रिक्शन के एक्शन से करेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने इस P1 को फिर बढ़ा दिया, P2 कर दिया, मान लीजिए इसको 200 हमने कर दिया, 200 का लोड लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, 100 से हमने इस पे 200 का लोड लगा दिया, तो अब 200 के लोड पे क्या हुआ कि 100 तक तो सपोज फ्रिक्शन जनरेट हो रहा था, पर वो जो एक्स्ट्रा 100 का लोड आया तो उसने क्या करा कि जितना फ्लोट वो कर सकता था, जितनी कैपेसिटी थी फ्रिक्शन की, उतना उसने रोक लिया। उसके बाद अब ये जो पॉइंट लोड है, कहीं ना कहीं ये भी यहाँ पे सॉइल है, सॉइल है। ठीक है, ये पूरा सॉइल है, तो इस सॉइल पे कहीं ना कहीं ये लोड अप्लाई करेगा, है ना। ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट लोड के माध्यम से इस सॉइल और इस पॉइंट का जो भी बेरिंग पॉइंट है उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं लोड को वो करना, रजिस्ट करना चाहेगा, ट्राई करेगा। तो सपोज़ ये 100 का जो एक्स्ट्रा लोड है, ये 100 का लोड
अब इसने बियर कर लिया, 100 का फ्रिक्शन ने बियर कर लिया, 100 का इसने बियर कर लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने 300 का लोड लगा दिया, तो अब इसकी पाइल की कैपेसिटी फ्रिक्शन में तो 100 तक थी, है ना, एंड बेरिंग की कैपेसिटी भी 100 थी। अब चूंकि वो जो एक्स्ट्रा 100 का लोड है ये फिर से इस एंड बेरिंग के पास आएगा सॉइल। अब क्या करेगी, अब आपकी पाइल जो है ना तो वो एंड बेरिंग के लिए सक्सेसफुल है और ना ही वो फ्रिक्शन के लिए सक्सेसफुल है। तो अब क्या करेगी, आपकी पाइल इस सॉइल में फेल्यूर होगा और आपकी पंचिंग शियर फेल्यूर के कारण ये जो पाइल है वो नीचे इस तरह से धंसना चालू करेगी। ठीक है, ये इसका सेटलमेंट होने लगेगा, ये नीचे धंस जाएगी, धंसने लगेगी। तो अब इस धंसने के कारण क्या होगा कि ये जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, ये फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इसका कम होने लगेगा। जो 100 था वो 100 का लोड भी इससे रिड्यूस होने लगेगा और सारा के सारा जो लोड है वो एंड बेरिंग के पास जाने लगेगा। एंड बेरिंग इसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगी और यहाँ पे एक लिमिट के बाद में यहाँ पे फेल्यूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हमें ये निकालना है कि सेफ लोड कितना था। तो सेफ लोड कितना था, ये 100 का लोड प्लस ये 100 का लोड, यहाँ तक कुछ भी नहीं हो रहा था। तो क्यू इसे हम कह सकते हैं क्यू एफ और इसे हम कह सकते हैं क्यू यू पी। ठीक है, तो क्यू यू एफ आपका हो गया फ्रिक्शन और क्यू यू पी हो गया आपका एंड बेरिंग। तो इन दोनों का जो सम है ये टोटल आपका अल्टीमेट लोड होगा। उसके बाद आपकी सॉइल जो है वो फेल हो जाएगी। ठीक है, राइट है। तो अब यहाँ पे हमें पूछा जाए कि सॉइल पाइल आपकी एंड बेरिंग पाइल है या फ्रिक्शन पाइल है। तो इसका एक क्राइटेरिया हमें पता है, वो क्राइटेरिया ये है कि यदि आपका क्यू यू पी इज़ ग्रेटर देन क्यू एफ, मोर ग्रेटर देन, मतलब सपोज ये हो गया आपका 200 और ये हो गया आपका 50, ठीक है, या 20। तो 200 इज़ मोर ग्रेटर देन 20। ठीक है, तो फ्रिक्शन से कई गुना ज़्यादा है, तो ये सॉइल ये पाइल आपकी कहलाती पॉइंट बेरिंग पाइल। ठीक है, और सपोज इसका वाइस वर्सा है, मतलब कि फ्रिक्शन इज़ मोर ग्रेटर देन, लाइक फ्रिक्शन 200 है क्यू एफ और ये मोर ग्रेटर देन क्यू यू पी, तब इसे हम कहते हैं फ्रिक्शन पाइल। ओके, तो ये एग्जांपल्स थे कुछ। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि C5 सॉइल के लिए अपनी जनरल इक्वेशन क्या होती है, CNC प्लस QNQ प्लस पॉइंट B इंटू एन गामा। ठीक है, ये आपको पता है, हमने फाउंडेशन के केस में पढ़ाई है कि फाउंडेशन हम कैसे निकालते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि डीप फाउंडेशन के केस में क्या होता है। ठीक है, डीप फाउंडेशन में ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो 0.5 इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू वैल्यू ऑफ गामा, ये आपका क्यू इंटू एन क्यू। अब ये जैसे कि आपको ध्यान है, ये मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। क्या होता है कि आपको सब पता है, CNC मतलब कोहेजन। सपोज ये मेरा पाइल ही है सपोज, ठीक है, ये पाइलिंग हुई है, ये मेरी सॉफ्ट सॉइल है और ये मेरी हार्ड सॉइल है। ठीक है, ये पूरी मेरी सॉइल है। तो अब सेलो फाउंडेशन में तो क्या होता था कि ये होता था आपका, अब फाउंडेशन जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया आपका QNQ, मतलब गामा इंटू DF, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। और आपका 0.5 इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा, वो इसके नीचे का पोर्शन हो गया, पॉइंट वाला जहाँ पे ये लोड बियर कर रहा है, तो B इंटू एन गामा। अब B चूँकि आपका विड्थ जो है, जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है आपका 0.5 इंटू गामा इंटू बी इंटू एन गामा, ये वैल्यू आपकी बहुत कम हो जाएगी इन कंपेरिजन विथ गामा इंटू DF, क्योंकि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन आपका हायर है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पे निगलेक्ट कर देते हैं। तो इस पोर्शन को हमने यहाँ पे निगलेक्ट कर दिया, तो हमारा पोर्शन बचा CNC प्लस QNQ। तो ये हो गया आपका अल्टीमेट लोड। ठीक है, CNC। अब यदि हम ग्रेनुलर सॉइल की बात करें तो ये हो गया आपका QNQ, और यदि 5-0 करें तो ये हो गया आपका CNC। तो यदि आपकी डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल, जिस तरह की सॉइल है उस तरह से इसकी वैल्यू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो अल्टीमेट पॉइंट लोड कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब चूँकि ये तो आपका बेरिंग कैपेसिटी है, बेरिंग प्रेशर है, ठीक है, हमें निकालना पॉइंट लोड।
या फिर हम इसे कह सकते हैं पाइल लोड, पाइल बेरिंग कैपेसिटी, पाइल लोड। कैपेसिटी मीन्स प्रेशर और लोड मीन्स कितना लोड उसमें बेयर कर सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, कैपेसिटी विल बी इक्वल टू लोड अपॉन में एरिया। तो यहाँ पे हमें लोड निकालना, तो लोड विल बी इक्वल टू कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, बेरिंग एरिया, ठीक है। और ये क्यू कैपिटल है ना, और यहाँ पे हम क्यू स्मॉल का यूज़ करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। इसी तरह से ये पॉइंट लोड की बात हो रही है। पॉइंट लोड मतलब कि जो पॉइंट पे जो बेरिंग है उसकी बात हो रही है, ये कितना लोड बेयर कर सकता है। और फ्रिक्शन लोड मतलब ये स्क्रीन फ्रिक्शन के माध्यम से कितना फ्रिक्शन यहाँ पे बेयर किया जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, एफ एस इज द यूनिट फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, कितना फ्रिक्शन रेजिस्टेंस यहाँ जनरेट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द स्किन एरिया, इस स्किन का एरिया, ठीक है। तो इस सिलेंडर की स्किन का एरिया कितना होता है, पाई इंटू डी इंटू एल, ठीक है, पाई डी एल। और यदि हम इसका एरिया समझे ए बी, तो ए बी मतलब कि इसका पाइल का सर्कुलर एरिया, तो होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों के एरिया में कंफ्यूज मत होइएगा, ए एस और ए बी, बी इज़ दी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइल और ए एस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ पाइल इन कॉन्टेक्ट विथ सॉइल, ठीक है। तो अब यदि हम कंबाइंड प्रेशर की बात करें, ठीक है, कंबाइंड अल्टीमेट लोड कैपेसिटी की बात करें, तो अल्टीमेट लोड कैपेसिटी क्या होगी, अल्टीमेट पॉइंट लोड और अल्टीमेट स्क्रीन फ्रिक्शन, तो दोनों को हम यहाँ पे कंबाइन कर देंगे, तो ये आपकी यहाँ पे इक्वेशन जनरेट होगी, ठीक है, क्यू पी यू ए बी एफ एस इंटू ए एस। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पे जनरेट हो गई, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये क्या है देखिए। अब पाइल हमेशा सिंगल पाइल इंसर्ट नहीं होती, पाइल हमेशा ग्रुप में होती है। ग्रुप में कैसे होती है कि सपोज इसका हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, जैसे हम आइसोलेटेड फाउंडेशन बनाते हैं उसी तरह से इसका क्रॉस सेक्शन होता है। यहाँ पे हम 1 2 3 नंबरिंग में ऐसी 4 पाइल लगाते हैं, और ये चारों पाइल के ऊपर फिर एक यहाँ पे एक केप होती है, वो केप इनको इस केप के ऊपर भी सारा का सारा लोड ट्रांसफ़र होता है। तो इसको ऐसे समझिए, सपोज ये एक पाइल है, ये 2 पाइल है और 2 पाइल इसके पीछे है, और यहाँ पे एक केपिंग होती है, और इस केपिंग के ऊपर एक लोड होता है बिल्डिंग का, ये कॉलम जा रहा है बिल्डिंग का, ठीक है। तो ये होती है आपकी केप, ठीक है। तो इसको कहते हैं ग्रुप पाइल। तो अभी आपने बात करी एक सिंगल पाइल की, ठीक है, और ग्रुप पाइल ये है। तो जैसा कि हमने पहले समझा है कि प्रेशर बल्ब क्या होता है, प्रेशर बल्ब का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो इस प्रेशर बल्ब के कारण या फिर इस इन्फ्लुएंस डायग्राम के कारण या फिर इस कंटूर के कारण क्या क्या इसमें ओवर एक दूसरे पे कहीं ना कहीं ये इंटरेक्ट, एक दूसरे से इंसर्शन होता है इनका, ये इस तरह से ये यहाँ पे कुछ ऐसे जोन बनते हैं, ठीक है। इन जोन के कारण क्या होता है कि लोड जो होता है वो मैक्सिमम यहाँ पे वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मैक्सिमम यहाँ पे लोड हमें देखने को मिलता है, सेटलमेंट होने की चांसेस यहाँ ज़्यादा होती है, जैसा कि आपने किसिंग साइलो के केस में सर की पीपीटी में देखा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये सिंगल पाइल है, तो इस तरह से इसका बल्ब बनेगा। लेकिन जब मल्टीपल है तो ये यहाँ पे एक बल्ब ये बना, एक बल्ब ये बना, एक बल्ब ये बना, एक बल्ब ये बना, तो ये कहीं ना कहीं इनका ये जो कुछ जोन है वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि हमेशा जो सपोज़ आपके पास 3 पाइल है सिंगल, है ना, 3 पाइल है आपके पास सिंगल, तो इन तीनों पाइल का आपने जो लोड निकाला, एक का लोड निकाल के यदि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज क्यू यू पी मल्टीप्लाइड बाय आपने 3 करा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन होगा एस इस ग्रुप का। सपोज आपने इन तीनों पाइल का यदि ग्रुप कैपेसिटी से यदि आप फार्मूले से यदि इसको निकालते हैं बेरिंग कैपेसिटी, तो इसकी बेरिंग कैपेसिटी, इसको सिंगल पाइल मान के यदि आप बेरिंग कैपेसिटी निकालते हो, तो इससे इन तीनों की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। मतलब मैथमेटिकली यदि हम 3 इंटू दिस पाइल की बेरिंग कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये जो जोन आ रहा है, ये जोन क्या करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोड को रिड्यूस कर देगा। ओके, सो ये आपका एक हुआ केस। अब यदि पाइल ग्रेनुलर सॉइल में है तो कैसे इसे हम निकालते हैं,
जैसे हमने ये फार्मूला देखा सिंगल पाइल का ग्रेनुलर सॉइल में QUPAB प्लस FS इंटू AS होता है, ठीक है। अब पॉइंट रेजिस्टेंस की यदि हम बात करें तो पॉइंट रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, ये हो गया गामा DF इंटू NQ, ठीक है। और यदि हम दूसरे फ्रिक्शन की बात करें लाइक लूज टू मीडियम सेंट, तो IS कोड के हिसाब से ये जो QPU है इसका फार्मूला आता है 0.5 इंटू B इंटू N गामा। अब यहाँ पे क्या हुआ, it is observed that the value of effective stress increases up to the certain depth of sand. After that the increase in value of significant depth and after certain depth it is assumed to be constant, ठीक है। आपकी इफेक्टिव स्ट्रेस की जो वैल्यू है वो एक लिमिट तक बढ़ती है, उसके बाद वो सेंड के केस में एक लिमिट के बाद में वो बढ़ना कम हो जाती, कांस्टेंट हो जाती। हेंस द केस ऑफ सेंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज टेकन corresponding to depth. It should be noted that the phenomena is only accounted for sand. ये फिनोमिना हमेशा सेंड के लिए होता है। तो सपोज 15 इंटू डायमीटर पाइल है, तो ये हम मान के चलते हैं कि 15 इंटू टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ पाइल फॉर द लूज टू मीडियम सेंड और 20 इंटू टाइम्स ऑफ द डेंस सेंड। इसका मतलब ये है कि एक IS कोड के माध्यम से एक इस तरह से एक हमें रिसर्च से ये पता चला है कि पॉइंट लोड रेजिस्टेंस की अब हम बात कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही ये जो आपका गामा इंटू DF होता है, ठीक है। मतलब डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जो होता है वो एक लिमिट तक ही आपका बढ़ता है, उसके बाद वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे पता चला हमें, ये स्पेशली सेंड के केस में होता है ना, यदि सेंड में तो गामा इंटू DF मतलब एक लिमिट के बाद डेप्थ का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, आपकी स्ट्रेस आपका जो सरचार्ज लोड है या जो आपका ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि लूज सेंड है तो ये 15 टाइम्स ऑफ डायमीटर बढ़ता है, उसके बाद आपका ये कांस्टेंट हो जाता है। और यदि डेंस सेंड है तो 20 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ये बढ़ता है और फिर उसके बाद उसकी इंटेंसिटी सेम हो जाती है। तो ये कई बार गेट में पूछ लिया जाता है, तो इसे आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्पेशली इन केस ऑफ सेंड इफेक्टिव स्ट्रेस विल बी डिपेंडेंट अपॉन दी डेप्थ, ओके। और उसके बाद फिर ये इसका डायरेक्ट मैं फॉर्मूले पे आता हूँ, ठीक है। तो PU की वैल्यू क्या हुई, ये जो आपको पता ही है QPU इंटू मल्टीप्लाइड बाई द बेस। इसी तरह स्क्रीन फ्रिक्शन होता है FS इंटू AS, सेम केस है। तो FS की वैल्यू होती है K सिग्मा 10 फाइव इन केस ऑफ सैंडी सॉइल, ठीक है, K सिग्मा 10 फाइव। तो इसमें आप AS का मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और यहाँ पे आप QPU की वैल्यू होती है गामा इंटू DF प्लस 0.5 इंटू B इंटू गामा इंटू N गामा। तो अब आपका टोटल ये हो गया आपका QF का फार्मूला, ठीक है, K इंटू N गामा 10 फाइव इंटू AS स्क्रीन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसके लिए ये जो लेमड़ा होता है, लेमड़ा यहाँ पे जो ये डेल्टा आपको दिख रहा है ये एक थीटा होता है केन 10 थीटा, जिसकी कुछ ये रेंज IS कोड के द्वारा प्रोवाइड की गई है। और K क्या होता है, अर्थ प्रेशर रेजिस्टेंस होता है, उसकी भी वैल्यू यहाँ पे दी है। स्टील के केस में 0.5, 1, 2, कंक्रीट के केस में 1 और 2, इस तरह से इसकी वैल्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस दे रखा है तो इसको आप डायरेक्टली is a friction angle between the soil and pile. If we do have between the soil and soil we have the taken, ये इसको आप फ्रिक्शन एंगल बोल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट फ्रिक्शन एंगल बोल सकते हो, डिफरेंट मटेरियल के बीच में, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट है पॉइल्स इन क्लेस के केस में ये पूछा जाता है कई बार एग्ज़ाम में। इसके ऊपर ये आपके इंस्टीट्यूट ये इतना एग्ज़ाम में आता नहीं है, आप केवल बस इसे ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट आपके मैक्सिमम केस इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि QU अल्टीमेट पॉइंट लोड विल बी इक्वल टू QUP प्लस AB मल्टीप्लाइड बाई AB एरिया ऑफ द बोरिंग,
point load bearing and Fs into As. As is the skin area. ओके, सो इन दोनों में हम आपको ये पता ही है कि C इंटू एन सी होता है ये आपका इन केस ऑफ क्ले, है ना, C इंटू एन सी, और बाकी के जो रिमेनिंग टर्म्स हैं वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और क्यू यू पी, तो क्यू यू पी हो गया आपका सी यू, सी इंटू एन सी इंटू ए बी प्लस एफ एस जो होता है फ्रिक्शन वाला पार्ट जो होता है वो होता है आपका अल्फ़ा इंटू ए एस, अल्फ़ा सी। तो ये इस तरह से बनेगा ये 9 सी पी ए पी प्लस एम सी बार इंटू ए एस। तो ये जो सी यू है, यहाँ पे आपको पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो सी यू है, ये सी यू क्या है, अनड्रेन्ड कोहेजन इन इम्बेडेड लेंथ ऑफ पाइल, मतलब कि ये जो जितनी भी लेंथ है इस लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सॉइल है, ठीक है, जितनी भी सॉइल है तो उनका जो भी कोहेजन है वो उसका एवरेज है। तो इसे कई बार किसी बुक में सी एवरेज के नाम से भी लिखा हुआ है। तो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग पाइल लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉइल है उसके कोहेजन का एवरेज है ना। और ये जो सी यू बेस है, ये इस बेस पे जो टिप पे जो सॉइल है, सपोज सेम सॉइल है, होमोजीनियस सॉइल है, तब तो कोई इशू नहीं है। तो इस सॉइल का ये वो होता है कोहेजन होता है, ठीक है, अनड्रेन्ड कोहेजन एट बेस ऑफ पाइल। और एन सी जो होता है ये एन सी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू 9 होती है एज पर स्केम्पटन थ्योरी ऑफ डीप फाउंडेशन। ये हमने सेलो फाउंडेशन में भी पढ़ा है। अल्फ़ा क्या होता है, एक एडेशन फैक्टर होता है जिसको कई बुक में एम से भी डिनोट करा हुआ है, ठीक है। और एडेशन फैक्टर डिपेंड्स अपॉन द एडेशन बिटवीन सॉइल एंड पाइल, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू 1 होती है, ये भी नोट कर लीजिए, लूज सॉइल में, और स्टिफ सॉइल में, स्टिफ क्लेज में इसकी वैल्यू होती है 0.3। अभी हम क्ले की बात कर रहे हैं, सैंड का हमने पहले केस देख लिया है। सैंड का केस मोस्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो आप पहले कंसंट्रेशन आप क्ले पे रखिएगा पूरा इसका, ठीक है। अब फिर पाइल को हम क्ले में ड्रिवन करते हैं, रिमोल्डेड करते हैं, उसकी स्ट्रेन लूज होती है, इसके कारण फिर से इसकी गेन स्ट्रेन को गेन करता है क्ले के केस में, हिस्टोग्राफी ऑफ क्ले होता है। 30 डेज़ के बाद हम क्या करते हैं कि इसे फिर लोड करते हैं, फुल फ्रिक्शन इसमें रजिस्ट हो जाता है। स्टैटिक लोड फार्मूला में भी यूज़ फॉर, ये स्टैटिक लोड फार्मूले के केस चल रहे हैं, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस करा था स्टैटिक लोड, डायनामिक लोड, कई तरह के इसमें पाइल लोड टेस्ट। तो इसमें हम स्टैटिक लोड के ये फार्मूले होते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम इसमें 2.5 यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट क्यू यू पी फॉर द पाइल इन क्ले, ठीक है। मोर रिलायंस बेस्ड ऑन दी पाइल लोड टेस्ट, ओके। तो यहाँ पे अभी तक हमने जो भी ये फार्मूले देखे हैं, ये फार्मूले सारे आपके सिंगल पाइल के केस में यूज़ होता है। अभी हम ग्रुप पाइल की बात नहीं कर रहे हैं। सिंगल पाइल का यदि आपको पॉइंट लोड अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी निकालना है, अल्टीमेट बेरिंग लोड निकालना है, नॉट कैपेसिटी, कैपेसिटी इज़ नॉट करेक्ट वर्ड, अल्टीमेट लोड निकालना है आपको, तो आप इन फार्मूले का यूज़ करते हुए निकाल सकते हो। तो फार्मूला आपका क्यू यू का फार्मूला आपका होता है क्ले के केस में, क्यू यू, कैपिटल क्यू यू विल बी इक्वल टू, इसको आप 9 भी लिख सकते हो, 9, ठीक है। सी पी लिख दो या सी यू बी लिख दो, पी मतलब पॉइंट, प्लस एम सी बार या फिर अल्फ़ा सी बार इंटू ए एस, ठीक है। ये इसका फार्मूला है, ओके। तो ये फ्रिक्शन है इसका पूरा, अल्फ़ा सी बार, और ये इसका, और ए एस का वैल्यू पाई डी एल, और यहाँ पे ए पी भी आएगा। ए पी हो गया आपका पाई स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर, ओके। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कई न्यूमेरिकल्स देखेंगे और आगे फिर ग्रुप पाइल की बात करेंगे, ओके।